हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, और आज की मैथ की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन कब होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए और उन्होंने बताया सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्या फंडा होता है इसका, वर्धमान और ह्रासमान का। तो आज मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर आप इस क्लास को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपको वर्धमान और ह्रासमान में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही मिल जाते हैं, अवश्य ही मिलते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर आसानी से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे सभी या ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर लाभ उठा सकें और पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन क्या होता है, आखिर ये हम लोग देखते हैं। अगर कोई एक ऐसा फलन है जिसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह धनात्मक है तो हम कहते हैं फलन वर्धमान है, और अगर परिवर्तन ऋणात्मक है तो जो फलन होता है वह ह्रासमान है। अब आप अभी ऐसे समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैथमेटिकली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कोई भी हमारा फलन y के फलन में होता है, y = 3x + 5, जो भी कुछ भी है इस प्रकार का फलन है, तो यहां पर y का मतलब है, अभी ये फलन है y। अब इसका हम अगर अवकलन करें तो dy/dx का मतलब है ये परिवर्तन की दर। और अगर परिवर्तन, हम कह सकते हैं dy/dx का मतलब है एक तरीके से परिवर्तन होने वाला। इस फलन में जो परिवर्तन होगा वो हम यहां पर dy/dx से व्यक्त करते हैं। अगर ये परिवर्तन धनात्मक आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये परिवर्तन धनात्मक आता है तो इसका मतलब है फलन वर्धमान होगा। अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर बताता हूं। परिवर्तन धनात्मक आने का मतलब है जैसे कोई भी वैल्यू पहले 500 थी और अगर इसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ, ये ऐसे भी परिवर्तन हो सकता है कि ये 502 हो जाए, और ये भी परिवर्तन हो सकता है कि ये 498 रह जाए। परिवर्तन कितने का हुआ है एक्चुअल में? यहां पर भी परिवर्तन 2 का हुआ है और यहां पर भी परिवर्तन 2 का ही हुआ है। लेकिन ये वाला जो परिवर्तन है 500 से 502 वाला, ये धनात्मक परिवर्तन है, और ये वाला जो परिवर्तन हुआ है 500 से 498 वाला, ये ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन धनात्मक आता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमेशा बढ़ने वाली है, वर्धमान होने वाली है, वृद्धि होने वाली है उसमें। तो अगर परिवर्तन धनात्मक हुआ तो वो वृद्धिमान फलन होगा। वृद्धिमान फलन को ही वर्धमान फलन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पर आपको वृद्धिमान लिखा मिलेगा, कहीं पर वर्धमान लिखा मिलेगा, जो भी आप समझें। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर परिवर्तन धनात्मक हुआ तो फलन कैसा होगा? वृद्धिमान। अगर परिवर्तन ऋणात्मक हुआ तो फलन कैसा होगा? ह्रासमान, मतलब कमी आएगी उसमें। क्लियर है ना? अब वो परिवर्तन कम हो या ज्यादा हो, जैसे मान लिया अगर यहां पर 500 से 600 हो जाता है तो परिवर्तन कितना हुआ? 100 का। 100 का परिवर्तन हुआ कैसा? प्लस का। तो ये भी फलन हुआ तो वृद्धिमान ही, ह्रासमान थोड़ी हो गया। ये भी वृद्धिमान है, ये भी वृद्धिमान है। इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ ही तो रहा है। अगर फलन बढ़ता चला जाएगा तो फलन वृद्धिमान कहा जाएगा, अगर फलन घटता चला जाएगा तो फलन मतलब ह्रासमान कहा जाएगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं वृद्धिमान का मतलब यहां पर हमें इस वैल्यू से नहीं है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, 2 बढ़ रहा है कि 2 घट रहा है, इससे हमें नहीं मतलब है। 2 बढ़ रहा है या 50 बढ़ रहा है या 100 बढ़ रहा है या 1000 बढ़ रहा हो, लेकिन फलन तो वो वृद्धिमान ही कहा जाएगा। ठीक है, तो वृद्धिमान का मतलब केवल और केवल साइन से है कि जो परिवर्तन हो रहा है, अगर वो परिवर्तन धनात्मक है, पॉजिटिव है, प्लस का 100 है, प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, प्लस का 0.1 है, कुछ भी है, लेकिन अगर प्लस का है तो वो फलन वर्धमान ही कहा जाएगा, और अगर फलन माइनस का है तो वो फलन
ह्रासमान कहा जाएगा। मतलब जो परिवर्तन है माइनस का है तो ह्रासमान, और अगर परिवर्तन धनात्मक है प्लस का है तो वर्धमान। बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब है परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है हमें, परिवर्तन कम और ज्यादा से मतलब नहीं है कि 100 हुआ कि 2 हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें वर्धमान बताना है तो फलन वर्धमान कब होगा, यदि परिवर्तन धनात्मक है, और अगर परिवर्तन ऋणात्मक है तो फलन ह्रासमान होगा। बात क्लियर है ना इतनी? अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्धमान और ह्रासमान तो समझ चुके हैं कि फलन वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा। हम लोग देखेंगे तो इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये जो परिवर्तन का मतलब है वो है उसका अवकलन। कोई भी फलन दिया है y के रूप में दिया है, जैसे y = 3x + 7 अभी जो हमने लिखा, तो y का जो परिवर्तन, y में जो परिवर्तन होगा उसे हम dy/dx लिखेंगे। अगर ये चीज हमारी धनात्मक आती है तो वर्धमान, और अगर यही चीज ऋणात्मक आती है तो फिर ह्रासमान। बात क्लियर है? अगर फलन इस प्रकार से दिया है fx, तो इसका जो परिवर्तन होगा f'(x), जिसे हम अवकलन कहते हैं इसका, fx का अवकलन f'(x), तो ये अगर धनात्मक आया, ये परिवर्तन धनात्मक आया तो फिर क्या होगा, ये फलन वर्धमान, ऋणात्मक आया तो ह्रासमान। बात क्लियर है? इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं वर्धमान और ह्रासमान में। 2 प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के, तो ध्यान से रखना। पहला प्रकार ये होता है कि हमें दिखाना होता है या सिद्ध करना होता है कि फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। वो पूछता है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 3x + 7 r पर, या फिर 2 बिंदु दे देगा, कोई भी बिंदु दे देगा, इस बिंदु पर यह फलन वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करने को दे देगा। अब भाई सिद्ध हम कैसे करेंगे? एक तो ये तरीका हो गया कि सिद्ध करने वाला, कि हमें सिद्ध करना होगा कि ये फलन इस अंतराल पर वर्धमान है। जैसे हमने यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया कि फलन f(x) = 3x + 7, ठीक है, r पर, r का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर का आप समझते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2 सारे नंबर होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। तो ये r पर वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करने को इसने दे दिया। तो अब यहां पर r इसके अंतराल दे दिए हैं कि r पर, r का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि सारे नंबर होंगे, हर प्रकार का नंबर होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, जो भी होगा, ये सारे नंबर्स इसके दे दिए हैं और कहेगा कि इस नंबर पर हमें दिखाइए कि ये फलन वर्धमान है या नहीं है, ठीक है। तो ये दिखाने को कह रहा है, सिद्ध करने को कह रहा है। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरा टाइप होगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन का, वो होगा कि वहां पर सिद्ध करने को नहीं कहेगा कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि फलन ये वर्धमान है। वहां पर कहेगा कि ये फलन किस बिंदु पर या किस अंतराल पर वर्धमान है और किस अंतराल पर ह्रासमान है, ये हमको बताना होगा। मतलब वर्धमान किन पर वर्धमान है ये और किस पर ह्रासमान है, किस पर ये वर्धमान है, किस पर ह्रासमान है, या फिर अंतराल हमको नहीं दिया होगा कि r पर ये बताना है, उसमें अंतराल पूछ देगा आपसे कि किस अंतराल पर यह फलन वर्धमान है, अंतराल उसने पूछ दिया। तो जब अंतराल पूछेगा तो हम कैसे फलन निकालेंगे? अंतराल का मतलब है x का वैल्यू पूछेगा कि x के क्या क्या मान रखे जा सकते हैं कि ये वर्धमान रहेगा, और x के क्या क्या मान रखे जा सकते हैं कि ये ह्रासमान रहेगा। तो वहां पर x का मान निकलवा रहा होगा। दूसरा, तो हमने दोनों तरीके समझे। पहला प्रकार क्या है कि जब वो कहेगा कि हमें सिद्ध करना है कि इस अंतराल पर, वो अंतराल दे देगा कि हमें सिद्ध करो कि 0 से लेकर के 5 पर यह फलन वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करने को दे दिया, तो हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अंतराल दिया है और इस अंतराल पर हमें सिद्ध करना है कि यह फलन वर्धमान है। दूसरा तरीका क्या होने वाला है? तो दूसरे तरीके में कहेगा कि यह फलन जो है किस अंतराल पर वर्धमान है। अब की बार उसने वर्धमान कह दिया और किस अंतराल पर, यह अंतराल निकाल के देना होगा। पहली बार में अंतराल दे दिया, सिद्ध करना था कि वर्धमान है। अब की बार वो कहेगा वर्धमान है, बताइए लेकिन किस अंतराल पर वर्धमान है, ठीक है। तो दो प्रकार से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसको पूरा अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग एक्सरसाइज अपनी उठाएं जो हमारी है शायद 6.2, तो 6.2 एक्सरसाइज से जो शुरुआत के क्वेश्चन है वही हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में शुरुआत के क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही हम लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिएगा और एक्सरसाइज 6.2 निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं जो पढ़ रहा हूं, सिद्ध कीजिए r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यह सिद्ध करना है कि एक फलन है हमारा, पहला क्वेश्चन जो है
दिया गया है एक फलन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 और सिद्ध करना है कि अंतराल आर पर यह फलन निरंतर वर्धमान है। यह सिद्ध करना है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हमें यह सिद्ध करना है कि यह वर्धमान है इस अंतराल पर। आर का मतलब आप समझ रहे हैं, आर का मतलब होगा 1 2 -1 -2 0 1/2 1/3 हर प्रकार का नंबर इसमें होता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि हर प्रकार के नंबर पर यह वर्धमान फलन है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर इसको निकालते समय हमें करना क्या है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसके, डेरिवेटिव के, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अवकलन का अगर अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अवकलन तो करनी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अवकलन। ओके, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इक्वल क्या होगा, 3x का तो 1 हो जाएगा और 17 कांस्टेंट नंबर है, इसका 0। तो एफ डैश एक्स निकल के कितना आया भाई, 3। हमने क्या बताया था अभी आपको कि अगर एफ डैश एक्स, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, ये धनात्मक आएगा तो वर्धमान होगा, ऋणात्मक आएगा तो ह्रासमान होगा। अब आप बताइए कि ये जो 3 है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, धनात्मक है। एफ डैश एक्स का मतलब है परिवर्तन, एफ डैश एक्स जो है धनात्मक आया है, और धनात्मक आया है किस बिंदु पर, किस अंतराल पर, आर का मान मतलब 1 रखें एक्स की जगह पर, यहां पर एक्स है नहीं, 2 रखें एक्स की जगह पर तो है नहीं। अगर इसमें एक्स होता मान लेते तो यहां पर अगर हम 1 रखते तो धनात्मक आता, -1 रख देते तो ये ऋणात्मक आता। तो कुछ पर ये वर्धमान रहता, कुछ पर ये ह्रासमान रहता। जैसे अगर प्लस का 2 रखते तो 3 दूना 6 हो जाता, धनात्मक 6। अगर माइनस का 2 रख देते तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस का 6, धनात्मक होता तो वर्धमान, ऋणात्मक होता तो ह्रासमान। तो कुछ बिंदुओं पर वो धनात्मक होता, कुछ बिंदुओं पर ऋणात्मक होता, कुछ बिंदुओं पर वर्धमान होता, कुछ बिंदुओं पर ह्रासमान होता, यही होता। लेकिन यहां पर तो x है ही नहीं, तो मान कहां पर रखोगे। जब मान रखने का कोई चांस ही नहीं है तो r का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, उससे मतलब ही नहीं रह जाता है। r कुछ भी हो, कोई भी नंबर ले लो, उन सभी पर जो एफ डैश एक्स का मान 3 ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें x है नहीं। और जब x है नहीं तो हम कह सकते हैं सभी x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल, इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, हिंदी में लिख दें फॉर ऑल, ये हिंदी में लिखा भाई, हाँ इसे हिंदी लिखी जाती है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x r से बिलोंग करे, कोई भी r ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर f डैश x कैसा है, धनात्मक, धनात्मक है, धनात्मक है। अतः क्या होना चाहिए, अतः यह फलन, अतः यह फलन R में क्या रहेगा, वर्धमान है, वर्धमान है। इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे और हमारी बात प्रूफ हो गई है। बात क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। अवकलन किया, एफ डैश एक्स देखा धनात्मक है तो वर्धमान है, अगर ऋणात्मक आता तो ह्रासमान होता। यहां पर x है नहीं तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में x का मान रख ही नहीं सकते, तो धनात्मक ही रहने वाला है, अर्थात ये वर्धमान होगा x के किसी भी वैल्यू के लिए। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए धनात्मक होगा, अर्थात यह फलन वर्धमान है। इसी प्रकार इसका जब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी इसी पर बेस है। हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, मैं बुक में पढ़ता हूं। क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि r पर fx इज इक्वल टू e की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यह भी हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार r पर ही सिद्ध करना है, fx इज इक्वल टू क्या है, r पर fx इज इक्वल टू दिया है e की पावर 2x। ये फलन हमें क्या सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान रहेगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलो देख लेते हैं भाई निरंतर वर्धमान रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले हम इसका अवकलन करें, वही तो देखेंगे। अवकलन करेंगे e की पावर 2x का, e की पावर 2x रहेगा, लेकिन 2x को दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू e की पावर 2x। बात क्लियर है? हाँ, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। x का वैल्यू बदलने पर ये ऋणात्मक भी हो सकता है क्या, ध्यान से देखिएगा। 2 ये वाला पोर्शन तो धनात्मक है ही,
e की पावर 2x में अभी घपला आपको लग रहा होगा क्या कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। r का मतलब है हर प्रकार का नंबर है, माइनस का भी प्लस का भी। अगर हम यहां पर x की जगह पर प्लस का कोई नंबर रखते हैं, मान लिया प्लस का 2 रख लिया, प्लस का 3 रख लिया, तो e की पावर 2x, तो 2x का मतलब मान लिया 2 रख लिया तो 2 दूना 4, e की पावर 4 हो जाएगा। e का मतलब होता है 2.37 ऐसे कुछ मान होता है e का। तो हम कह सकते हैं उसका अगर घात 4 होगा, धनात्मक घात होगी, तो ऐसी स्थिति में उसका धनात्मक ही वैल्यू आने वाला है। अर्थात अगर हम x धनात्मक लेते हैं, x धनात्मक होगा तो e की पावर 2x भी धनात्मक होगा। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वास्तव में ऐसे आपको लिखना नहीं है। अगर x ऋणात्मक हुआ, e की पावर x यहां पर ऋणात्मक, माइनस का 2 रख दिया मान लिया, e की पावर 2x की जगह पर -2 रखेंगे तो e की पावर -4 हो जाएगा भाई, e की पावर -4 हो जाएगा। अब e की पावर -4 क्या ऋणात्मक वैल्यू है, अब पता करते हैं। इसे 1/e की पावर 4 कर दें। e का मतलब होता है 2.24, इसकी घात 4 करेंगे तो कुछ, इसकी घात जब 4 करेंगे, e का मान रखेंगे, उसकी घात 4 करेंगे तो ऋणात्मक थोड़ी आने वाला है। ऋणात्मक कहां से आएगा भाई e का मान 2 कुछ भी आएगा, 37 ऐसे कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है यार इसमें, और उसकी पावर 4 ऐसे दिया है। इसकी घात आप 4 करेंगे तो क्या है, ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगा? नहीं ना। तो किसी की घात ऋणात्मक होने से उसका वैल्यू ऋणात्मक थोड़ी हो जाता है। घात माइनस की है ना, ये नंबर थोड़ी माइनस का है, ये जब माइनस का होगा तब माइनस का होगा ना। अगर घात माइनस की होती है तो उसका वैल्यू ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि वो अपान में आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये e की पावर 2x भी, x इसमें घात में है तो घात में माइनस का वैल्यू रख दो या प्लस का वैल्यू रख दो, घात प्लस की रहेगी तब तो प्लस का रह नहीं है। अगर घात माइनस की भी हो जाती है तब भी वो वैल्यू ऋणात्मक नहीं होने वाला। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा पोर्शन धनात्मक रहने वाला है x के किसी भी नंबर के लिए। तो हम कह सकते हैं अतः फलन क्या होगा, r पर वर्धमान होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए f डैश x धनात्मक है, अतः सभी r के मानों के लिए फलन fx वर्धमान है या वृद्धिमान है, कुछ भी लिख लो आप यार, वृद्धिमान है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो क्वेश्चन था अलजेब्रिक था, x वाला था, 3x + 17 देखा, e वाला भी देख लिया है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं। इन तीनों को समझने से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। देख लेते हैं इसका टॉपिक, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx से प्रदत्त फलन fx = sin x दिया है। एक फलन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है फलन fx = क्या दिया है, तो fx = sin x दिया है, से प्रदत्त फलन हमें सिद्ध करना है नंबर 1 कि 0 से π/2 पर वर्धमान है, नंबर 2 π/2 से π पर ह्रासमान सिद्ध करना है, और नंबर 3 0 से π पर न वृद्धिमान न ह्रासमान। ओके, ये बातें हमें सिद्ध करनी है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आपको पता ही है कि आपको करना है क्या। सबसे पहले f' करना है, sin x का अवकलन होता है cos x। अब हम cos x की बात करते हैं जरा। cos x का मान हमें पता है, cos x प्रथम चतुर्थांश में तो सभी प्लस के होते हैं, तो 0 से π/2 कहां आता है, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में cos कैसा होता है, तो cos होता है पॉजिटिव प्लस का। तो हम कह सकते हैं
कि प्रथम चतुर्थांश में ये धनात्मक होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे अंतराल किस पर, 0 से π/2 पर f डैश x बराबर cos x, जिसे कहेंगे cos x धनात्मक है, अतः फलन 0 से π/2 पर वर्धमान है। कोई दिक्कत है? क्योंकि भाई 0 से π/2 पर हमें देखना है f डैश x कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो f डैश x का मतलब है cos x। cos x 0 से π/2 मतलब 0 से 90 अंश प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है ऋणात्मक। तो पहले हमें पता है कि प्रथम चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते हैं, तो cos भी धनात्मक रहता होगा। इसका मतलब है ये क्या होगा, वर्धमान होगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद में ये तो पहले वाला सिद्ध कर दिया मैंने। दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले का स्टेटमेंट लिखे, π/2 था पाई पर ह्रासमान है, तो π/2 यहां से स्टार्ट होता है द्वितीय चतुर्थांश। π/2 मतलब 90 से पाई मतलब 180 तक, 90 से 180 के बीच में द्वितीय चतुर्थांश पड़ता है। द्वितीय चतुर्थांश में cos होता है भाई ऋणात्मक, आपको पता ही होना चाहिए। साइन होता है धनात्मक लेकिन cos होता है ऋणात्मक। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि अंतराल π/2 से पाई पर f डैश x बराबर cos x धनात्मक है, सॉरी धनात्मक नहीं, इसमें ऋणात्मक होता है। सेकंड वाले चौथांश में, द्वितीय चौथांश में cos x ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक है। अतः फलन π/2 से पाई पर ह्रासमान है। ओके, ह्रासमान है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट सिद्ध हो गया। स्टेटमेंट लिख देना है आपको बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि 0 से पाई की बात कर रहा है ये, मतलब ये 0 यहां से स्टार्ट हुआ और पाई यहां तक, ये पूरे की बात कर रहा है। अब 0 से पाई पर हम क्या कह देंगे, वर्धमान है कि ह्रासमान है, कैसे कह देंगे आप? क्योंकि हमें पता है कि 0 से π/2 इतने पे तो ये वर्धमान है, वृद्धि होगी, ये वृद्धिमान है, और इधर साइड में ये ह्रासमान है। तो 0 से पाई के बीच में कहते क्या है ये, 0 से पाई पर क्या है, वृद्धिमान है या ह्रासमान है? तो हम ना तो वृद्धिमान कह सकते हैं 0 से पाई पर, क्योंकि यहां तक वृद्धिमान फिर ह्रासमान मिलेगा, ना ही ह्रासमान कह सकते हैं क्योंकि आधा आधा दोनों में है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ये 0 से पाई पर हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये वृद्धिमान, इस्तेमाल नहीं कर सकते ये वर्ड। ह्रासमान है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ह्रासमान भी है और वृद्धिमान बीच बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे 0 से पाई पर ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ना ये वर्धमान ना ह्रासमान, क्योंकि ये दोनों एक शब्द इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वृद्धिमान अगर कहें तो गलत होगा, ह्रासमान केवल कहें तब भी गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में ना तो वृद्धिमान और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 से π/2 पर यह फलन अंतराल 0 से π/2 तक वृद्धिमान तथा π/2 से पाई तक ह्रासमान है, वर्धमान है और ह्रासमान है। अतः यह वृद्धिमान ना लिखना, यहां पर लिख देना धनात्मक है, धनात्मक, और इस पर क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, अतः फलन 0 से पाई पर पूरे पर ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर बता सकते हैं, आप लिख देना यहां पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धिमान और ह्रासमान कैसे हम सिद्ध करेंगे। लेकिन ये सिद्ध करने की बात है, अभी अंतराल हमें नहीं ज्ञात करने पड़े हैं कि अब अंतराल ज्ञात कीजिए। ये जैसे यहां पर अंतराल दिए हैं तो ये अब अंतराल ज्ञात करने को कहेगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें अंतराल ज्ञात करने को कहता है कि ये वृद्धिमान है या ह्रासमान है। अब आप इसके अंतराल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अंतराल हम लोगों को ज्ञात करना है अगर, तो हम कैसे अंतराल को ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिएगा
आगे। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर बेस न्यूमेरिकल कह रहा हूँ मैं, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते क्या बोलूँ, क्या कहते हैं, इस पर जो बेस हमारे क्वेश्चन फंस ही जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये समझ के चलिएगा। अब देखिएगा, अंतराल ज्ञात करो, क्वेश्चन कह रहा है अंतराल ज्ञात करो, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ओके, एक बार देख लेता हूं, हाँ यही है 36x प्लस 7। निरंतर वर्धमान किस पर है और निरंतर ह्रासमान किस पर है, यह अंतराल आपको ज्ञात करना है। अब आपको अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल पर यह वृद्धिमान होने वाला है और किस अंतराल पर यह ह्रासमान होने वाला है। अंतराल अब आपको ज्ञात करना है। तो अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें तो अवकलन ही करना है, ठीक है, अवकलन करना है। अवकलन क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6x², आप लोग कर लेते होंगे मेरे ख्याल से, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा। यहां पर हमने f' ज्ञात कर लिया है। अब ये f' अगर धनात्मक होगा तो ये वृद्धिमान होगा, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, f' इक्वल यहां पर 6 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 6, ठीक। इसका अगर हम गुणनखंड कर लें तो f' इक्वल में 6x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, बात क्लियर है ना। f' इक्वल में हो जाएगा 6x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, और ये f' इक्वल बन जाएगा 6 इंटू x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2। ओके, अब ध्यान से देखना है, ये f' है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अंतराल अब ज्ञात करना है। जब भी अंतराल ज्ञात करना होगा, सुनिए बच्चा, जब अंतराल ज्ञात करना होगा तब हम f' को 0 के इक्वल रखेंगे। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था, अवकलन किया था, देखा था ये वृद्धिमान है या ह्रासमान है, ऋणात्मक है धनात्मक है। लेकिन अब जब अंतराल ज्ञात करना होगा तब हमें क्या कर रहा है, अवकलन तो करना है, अवकलन उसमें भी करना था, अवकलन इसमें भी करना है, लेकिन इसके बाद में f' को हमें 0 के इक्वल रखना है। f' को 0 के इक्वल रखना है, मतलब 6 इंटू x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल 0, और यहां से x के मान निकालना है। तो x का मान 1 निकल के आएगा x बराबर 3 और 1 निकल के आएगा x बराबर माइनस 2, ये 2 मान निकल के आएंगे x के। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में लेना है कि जब अंतराल ज्ञात करना होगा, अंतराल ज्ञात करना होगा तब हमें f' बराबर 0 रखना है। अगर अंतराल ज्ञात नहीं करना है, सिद्ध करना है, तो f' बराबर 0 रखने की आवश्यकता नहीं है, तब हमें देखना है ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, बस, ठीक है। तो अब हमने ये अंतराल ये बिंदु ज्ञात किए, मतलब 3 और 2, और ये 3 2 संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाएंगे। यहां पर माइनस इन्फिनाइट होगा, यहां पर प्लस इन्फिनाइट तक होगा, बीच में कहीं पर माइनस का 2 पहले होगा और फिर 3 यहां पर कहीं ना कहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास 3 अंतराल बन रहे हैं, एक माइनस इन्फिनाइट से -2, एक बन रहा है -2 से 3, और एक बन रहा है 3 से प्लस इन्फिनाइट तक। 3 अंतराल बन रहे हैं। अब इन तीनों अंतरालों में देखना है किस पर यह वर्धमान है और किस पर यह ह्रासमान है। तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम लोगों का क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। ओके, एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे अंतराल, अंतराल, और यहां पर f'। भाई हम कैसे चेक करेंगे, f' का चिन्ह, चिन्ह से मतलब है हमें, देखो f' अगर धनात्मक होगा तो वर्धमान होगा, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान होगा, लेकिन हमें धनात्मक ऋणात्मक किस बिंदु पर चेक करना है, उसके लिए हमने बिंदु निकाले हैं। तो f' निकाले, हमें चेक यहीं से करना है कि धनात्मक है ऋणात्मक है, ठीक है। और यहां पर वर्धमान या फिर ह्रासमान जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। अंतराल सबसे पहला ले लेते हैं माइनस इन्फिनाइट से -2, ये एक अंतराल है, माइनस इन्फिनाइट से -2। इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप f' में रख लीजिए, माइनस इन्फिनाइट से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू, इधर का -3 -4 -5 कुछ भी रख लो। हम चलो रख लिए है -4 या -2, कुछ भी रख लो, ठीक है। -4 रखें, और माइनस का जब 4 रखेंगे तो आप यहां पर क्या पाएंगे, देखो -4 रखा है यहां पे, तो -4 -3 -4 +2
6 तो है, तो ये बना 6 माइनस का 7 माइनस का 2 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर ये धनात्मक आया तो फलन इस अंतराल पर कैसा हुआ, वर्धमान हुआ या वृद्धिमान हुआ, वृद्धिमान। ये कैसा फलन हुआ, वृद्धिमान हुआ। बात क्लियर है ना। इसी प्रकार दूसरा अंतराल चेक करिए -2 से 3 पर, दूसरा अंतराल -2 से 3, इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, -2 और 3 के बीच का, -1 0 1 2 कोई भी वैल्यू ले लो, तो बीच में एक वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं, तो 1 ले लेते हैं। 1 आप रख करके यहां पर देखें तो ये होगा 6, 1 - 3 और 1 + 2, भाई ये बन जाएगा 6 माइनस का 2 और ये प्लस का 3, गुणा करेंगे तो ये माइनस और प्लस प्लस तो माइनस ही रहेगा, कुछ भी आए 6 दूनी 12 12 36, माइनस का 36 आएगा, लेकिन ऋणात्मक आएगा, हमें वैल्यू से लेना देना है नहीं, लेकिन ये आया तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक आया तो इसका मतलब है इस अंतराल पर ये फलन कैसा है, ह्रासमान है। समझ पा रहे ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे वाले अंतराल की, 3 और इन्फिनाइट पर, ठीक, तो 3 और इन्फिनाइट के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले लो, 4 ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लें तो 6 4 - 3 फिर 4 + 2, तो ये बन जाएगा 6 गुणे में 4 से 3 गया 1 और 4 2 6, प्लस का रहने वाला है 6 36 प्लस का, इसका मतलब यहाँ पर भी आया ये वृद्धिमान। तो इसका मतलब है इन दोनों बिंदुओं पर ये वृद्धिमान है और इस पर ह्रासमान है। इसने पूछा था किस पर ये वृद्धिमान फलन है, किस अंतराल पर ये वृद्धिमान है और किस अंतराल पर ह्रासमान है, तो पहला उत्तर इसका दे देंगे कि -∞, 2 इस पर, और मतलब ये यूनियन लगा देंगे, यूनियन 3, ∞ पर फलन वृद्धिमान है। ये हमने अंतराल ज्ञात कर लिए कि इस पर यह वृद्धिमान होगा, किस पर होगा, इस अंतराल पर, और इस पर है ह्रासमान, -2, 3 पर फलन ह्रासमान। बात क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि वृद्धिमान और ह्रासमान किस बिंदुओं पर है, किन बिंदुओं पर है, किन अंतराल पर है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अवकलन करेंगे, फिर उसका बराबर में 0 रखेंगे, 0 रख करके हम लोग देखेंगे, अंतराल निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे और आगे एक और सवाल इसी पर बेस आपको समझा देते हैं कि अंतराल हम कैसे निकालते हैं। इसी का अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का, उसमें भी यही अंतराल निकालने को शायद कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। दिया गया है फलन x² + 2x + 5, हमें ज्ञात करना है कि किस अंतराल पर, या अंतराल ज्ञात करो कि किन अंतरालों पर यह फलन वर्धमान होगा और ह्रासमान होगा। फलन दिया है fx = x² + 2x + 5, fx = x² + 2x + 5। अब ये किस अंतराल पर वर्धमान है, वृद्धिमान है, और किस पर ह्रासमान है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें f' ज्ञात करना है, 2x + 2, 5 का तो 0 होना है। अब ये अवकलन कर लिया हम लोगों ने, हमें क्या करना है, जब भी अंतराल ज्ञात करना होता है तो f' = 0 रखते हैं, तो रख दीजिएगा f' = 0, तो ये 2x + 2 = 0, तो 2x = -2, x = -2/2, x = -1। बात क्लियर है ना। x = -1 आ गया है। अब ये फलन -1, अब देखना है कि ये वर्धमान, ये कितने अंतराल इस पर बनेंगे, तो ये -∞ है, ये +∞ है, बीच में -1 है, केवल एक ही अंतराल दिया है, एक ही वैल्यू निकला है x का, तो 2 अंतराल बने हमारे, एक ये, इनके बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, इस सारणी बना लेते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर अंतराल, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, f'(x), देखेंगे धनात्मक है या ऋणात्मक है, और यहाँ पर वर्धमान या फिर ह्रासमान, जो भी होगा वो निकल के आएगा, ठीक है। देखिएगा पहला अंतराल है -∞, -1, ओके। इस पर देखें, बीच में कोई भी वैल्यू ले लें आप, कोई भी वैल्यू ले लें आप, -1 से इधर साइड वाला -2 -3 -2 ले लेते हैं चलो, और -2 यहाँ पर रख के देखो f'(x) में, तो f'(x) में -2 रखोगे तो क्या होगा, 2 × -2 + 2, 2 दूना 4, -4 + 2,
माइनस का आने वाला है, जो भी उत्तर आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह है इसका, तो इसका मतलब ये होगा इस पर ह्रासमान, क्या होगा, ह्रासमान। तो हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से -1 पर यह फलन ह्रासमान होगा। इसके बाद में दूसरा है -1 से इन्फिनाइट, प्लस का इन्फिनाइट तक। तो इसके बीच का कोई भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। 0 ले लोगे तब भी 0 ये हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा। 1 ले लोगे तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 प्लस 2 4, प्लस का 4। तो हम कह सकते हैं ये धनात्मक होगा। ये लिखना नहीं होता है, आप लोग दिमाग में कर लेना, ठीक है। ये धनात्मक होगा, अर्थात ये क्या होगा, वृद्धिमान होगा, वृद्धिमान। तो हम उसने पूछा था किस अंतराल पर ह्रासमान है, किस अंतराल पर वृद्धिमान है, तो हम कह देंगे माइनस इन्फिनाइट से -1 तक यह फलन ह्रासमान है और -1 से इन्फिनाइट तक यह फलन वृद्धिमान है, ठीक है। तो ये अंतराल वृद्धिमान और ह्रासमान के हम लोग ने निकाल लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, अंतराल कैसे निकालने होते हैं और सिद्ध कैसे करना होता है। तो पहले वाले सिद्ध करने थे, उसमें f' बराबर 0 नहीं रखना होता है। इसमें जब अंतराल निकालने होंगे तो f' बराबर 0 रख करके x का मान निकाल करके देखते हैं अंतराल कौन कौन बनते हैं और किस पर वृद्धिमान होता है, किस पर ह्रासमान होता है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा, ठीक है। और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, आर्या सर से सर्च करेंगे आप, आर्या_ सर, तो आप वहाँ पर इंस्टा पर हमें पाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7565857843। तो आप इसे डायल करके डायल ना करें, अगर व्हाट्सअप आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती हैं तो हो सकता है कि रिसीव ना हो पाए आपकी। लेकिन व्हाट्सअप पर अगर कोई आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।